हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपकी प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा वो केंद्रीय जो विषय है आज का वो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न। यानी जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, उन सभी प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलेगा। हम उन सभी प्रश्नों से रूबरू होंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आप से ज़्यादा साथ ही साथ आप भी देखें और आपके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को देखें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम और अच्छा करने का प्रयास करें। वैसे भी हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रोज़ ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आएँ जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आपकी सफलता। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास पर, देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित आज कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन प्रश्न को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929, उसके इतिहास में निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 इतिहास में प्रसिद्ध है, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। पहला है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। 3 कथन दिए हुए हैं आपके, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ हर सब्जेक्ट से संबंधित कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में प्रसिद्ध है, उसकी कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह देखते हैं दोस्तों। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, तो ये सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है, केवल पहला कथन सही है। पहला कथन कौन से विकल्प में दे रहा है, तो ए विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात करते हैं ब्रह्म समाज की, उससे संबंधित जो कथन दिया हुआ है आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। तीसरा, इसने उस सिद्धांत का प्रचार किया वेद त्रुटिहीन है। बात समझाइए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये कथन सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, तो ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे त्रुटिहीन है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा कथन सही है जो कि आपके बी विकल्प में दे रहा है दोस्तों, तो बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1989 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो उपरोक्त में से कौन सा है दोस्तों। प्रश्न है कि वर्ष 1989 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि पहले दोस्तों इसमें से तीनों ही कथन
इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि ये जो बात कही गई थी त्यागपत्र की, ये हुआ था 1939 में, 1989 में नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल थी उसने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या ये सभी सही हैं। तो 1919 की बात है कि भारत शासन अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, जब 1919 का भारत शासन अधिनियम बना था तो उस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था, ये सही है। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये भी सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं। तो विकल्प कौन से आ जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। यानी कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समय चल रहा था तो उस समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। ये जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस था, इसके गठन का क्या कारण था। पहला कह रहा है कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप या संगठन किसी एक मंच एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। बहराम जी मालाबारी और एम.जी. रानाडे ने यह निश्चय किया कि समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया गया था उसका कारण एक ही था। वो कारण क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को रखना नहीं चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पहला है कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कूट क्या कह रहा है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या ये सभी सही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन दलों की स्थापना की थी वो दल कौन सा है, और समझ रहे हैं दोस्तों वो दल कौन सा है। तो देखिए भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। कब, तो इस लिहाज से दूसरा तीसरा सही हो गया। आप कमेंट में उत्तर करके बताइएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। जो सरकार होती थी वो रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या कोई सही नहीं है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त की,
पहले दोस्तों किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों ही बातें सही हैं, तीनों ही कथन सही हैं। तीनों कथन कौन से विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, यानी मरने से पहले उपरांत उपवास किया था, क्यों किया था। पहला विकल्प कह रहा है कि गोलमेज सभा सम्मेलन यानी गोलमेज सम्मेलन जो था वो भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में सफल हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। तीसरा विकल्प है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी ने 1931 में मरण पर्यंत उपवास प्रधानता किस लिए किया था, यानी कि मरण पर्यंत उपवास क्यों किया था। दोस्तों वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप चाहें तो प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए और प्रश्न आपको समझ में आ सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। हालांकि हम लोगों ने पिछले 2 सेशन में इल्बर्ट बिल पर काफ़ी प्रश्नों को देखा है दोस्तों। वो इसलिए दोस्तों कि इल्बर्ट बिल जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों। इसलिए इन टॉपिकों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मेरा छोटा सा मकसद है कि मैं ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में ला सकूं जिससे आपका ध्यान उस पर जाए और आप ये समझ सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम मिस कर देते हैं और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। पहला कह रहा है कि भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, आयाती सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। इल्बर्ट बिल से संबंधित एक और टॉपिक है दोस्तों, या कह लीजिए इल्बर्ट बिल विवाद से पहले भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह है रॉलेट एक्ट। या दोस्तों अगर आप रॉलेट एक्ट टॉपिक है, इल्बर्ट बिल विवाद, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल और रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट था कि बिना कार्रवाई के किसी को गिरफ्तार कर लेना या कारागार में डाल देना। ठीक है दोस्तों। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित है वो संबंधित है दोस्तों यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, यानी कि सी विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी एनी बेसेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। बात समझिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि जो होम रूल आंदोलन था उसको प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी कौन, एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका भी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही हैं। तो कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, सभी सही है। तो अगर हम एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला सही हो जाएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। पहला कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, जब तक सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। याद रखिएगा 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था वो कब तक बना था, जब सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया गया था। ठीक है, तब तक यानी निराकृत किए जाने तक बंगाल का विभाजन बना रहा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कौन सी बात कही गई। कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन को आरंभ किया गया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। यानी कि आपका बी विकल्प प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा यानी 1858 का उद्देश्य क्या था। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग कर देना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा थी 1858, उसका उद्देश्य क्या था ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं। महारानी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, ये भी सही है। पर भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये गलत था। तो पहला दूसरा सही है कथन, तो ये कौन से विकल्प में दे रहा है, तो पहले विकल्प में दे रहा है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गदर क्या था। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय फ्रांसिस्को में था। एक राष्ट्रवादी संगठन था गदर जो सिंगापुर से संचालित किया जाता था। एक उग्रवादी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। चौथा विकल्प कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन, समझ में आई दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो गदर क्या था दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है इस प्रश्न, और गदर से संबंधित कई प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो गदर क्या था, तो ये भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय फ्रांसिस्को में था। यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प है रॉलेट अधिनियम, सेडियन। रॉलेट अधिनियम जो था वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो अगर बात किया जाए रॉलेट सत्याग्रह की दोस्तों, तो रॉलेट सत्याग्रह जो रॉलेट अधिनियम था वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था।
रॉयल सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन जो है वो लॉर्ड सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो ये बी विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे? ऐसे भी समझ सकते हैं, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। बात समझ में आई दोस्तों? भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, श्री सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी भी सही है, श्री सुब्रमण्यम अय्यर भी सही है और आर.सी. दत्त भी सही है। यानी कि दादा भाई नौरोजी, श्री सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त जो थे वो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो ये कौन से विकल्प में दे रहा है? तो डी विकल्प में दे रहा है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसी से आधारित और भी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो इसलिए बड़े प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िए, शुरुआत से अंत तक देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने न पाए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के आवंटन की वकालत की थी। दोस्तों एक करो लिखा है, कार लिखा है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के इवेजन की वकालत की थी, तो ये गलत हो जाएगा। यह सर्वहारा वर्ग का अधियनकत्व स्थापित करना चाहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसने अल्पसंख्यकों दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब तीनों गलत हैं तो डी विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आपके विकल्प हैं V.O. चिदम्बरम पिल्लई, श्री राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था। V.O. चिदम्बरम पिल्लई ने, श्री राजगोपालाचारी ने, के कामराज ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा श्री राजगोपालाचारी ने इस संगठन को गठित किया था, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी प्यारे दोस्तों? इसमें सरोजिनी नायडू लिखा है। क्या ये बात सही है? फटाफट से कमेंट में उत्तर करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपका दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है 1920 माफ़ कीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति के पृथक्करण को, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। वह दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 ने जिसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था वो था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। क्या था दोस्तों? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। इसने ICS में और अधिक भारतीयों का विस्तार किया।
कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, ये कथन सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो ये गलत हो जाएगा। इसने ICS में और अधिक भारतीयों का विस्तार किया, तो गलत हो जाएगा। तो पहला कथन केवल सही है, तो पहला कथन किस में दे रहा है, ए विकल्प में दे रहा है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। बात समझ में आ रही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल उद्भव हुए, यानी पैदा हुए, दो गठन बन गए थे, नरम दल और गरम दल। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के कारण ये विभाजन हुआ था। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज के ने संगठित किया था, क्या संगठित किया था। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो सत्यशोधक समाज ने जो गठित किया था वो क्या था, वो था प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को गठित किया था। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। ठीक है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। सामाजिक सुधार, शैक्षिक प्रशासन में सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। बात सुनिए दोस्तों, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो था वो किससे संबंधित थे, सामाजिक सुधार से, शैक्षिक प्रशासन में सुधार से, पुलिस प्रशासन में, या फिर संवैधानिक सुधार से। तो ये मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है दोस्तों ये संवैधानिक सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था, तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन के नियंत्रण में कमी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझिए कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा कह रहा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन के नियंत्रण में कमी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध। तो इसमें से किसकी स्थापना से, उपरोक्त में से, यानी केशव चंद्र सेन का संबंध किस घटना से है, आपको इसका उत्तर देना है। बस समझने का प्रयास कीजिए। ये तीन दिया हुआ है एसोसिएशन कमेटी, ये तीन हैं, ये तीनों का संबंध केशव चंद्र सेन से है कि नहीं, या भी बताइए केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो प्यारे दोस्तों कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का संबंध इनसे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन के नियंत्रण में कमी, ये बिल्कुल सही है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये सही है। तो दूसरा तीसरा कौन से में दे रहा है, तो बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। द सक्सेस माइंड एट डेट से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की व्यूज़ जाए दोस्तों, क्योंकि जब व्यूज़ ज़्यादा जाती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी चैनल पर, इसी समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।